हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारे पढ़ने का टॉपिक है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके कारण इसके कई वीडियो आपके पास आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्या होते हैं, हम किनको हेलो एल्केन कहते हैं और किनको हेलो एरिन्स कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, एल्केन जो होता है उसका फार्मूला होता है RH। ठीक है, यहाँ पर R का मतलब जो है, जब हम R लेते हैं तो R का मतलब हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से होता है, R जिसे हम एल्किल भी कहते हैं। R के जगह पे हम बहुत सारे हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सभी ले सकते हैं। ठीक है, और R के साथ, एल्किल समूह के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है, वहाँ पे देखेंगे R है, और R के साथ जब हम H ऐड कर देते हैं, RH लिख देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, अब एल्केन में एक हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा होगा, तो ये हाइड्रोजन जो है वो हमने, ये वाला रिएक्शन देखिए, तो ये वाला हाइड्रोजन हमने यहाँ पर से हटा दिया है और उसके स्थान पर हमने हैलोजन जोड़ दिया है, X। देखिए, X जो होता है उसको हम कहते हैं हैलोजन। ठीक है, और हैलोजन में जो जनरली हम 3 प्रकार के परमाणुओं को, 4 प्रकार के परमाणुओं को हम लेते हैं। हैलोजन को हम X से दर्शाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और इसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेते हैं। तो आपको कभी भी इस चैप्टर को पढ़ते समय अगर कैपिटल X चिन्ह नजर आता है तो आप समझ जाइएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फिर से चलते हैं। एल्केन का फार्मूला RH है। ठीक है, हमने इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया और इसके स्थान पर हमने हैलोजन परमाणु को ऐड कर दिया। देखिए -H + X, तो ये बन जाएगा RH से बन जाता है RX, जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, तो हम हेलो एल्केन को कैसे बताएंगे? जब किसी हाइड्रोकार्बन पार्ट से हाइड्रोजन को हटाकर, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हिस्सा, जब किसी हाइड्रोकार्बन पार्ट से हम हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन परमाणु ऐड कर देते हैं, तो बनने वाले यौगिक जो है वो हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर इसका ये जो रिएक्शन हमने बताया है, इसका हम यहाँ पे उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एल्केन के जगह पे मैंने ये लिख रखा है ना, CH3, CH2, CH3, ये 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम प्रोपेन है, N प्रोपेन। N इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कोई शाखा नहीं है। देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसके जगह पे हम हैलोजन जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे, ये लास्ट वाले से मैंने हटा दिया है, और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन था जो अब 2 हो गया है, X वहाँ पे ऐड हो गया है, हाइड्रोजन निकल गया है और हैलोजन वहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये जो है अब जो बन गया है वो हेलो एल्केन बन गया है, जिसका नाम हम प्रोपिल, 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के कारण प्रोपिल, और हैलाइड हम उसको कह रहे हैं। ठीक है, अब हेलो एरिन्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो एरिन्स जो होते हैं, देखिए, एरिन्स कहने का मतलब होता है बेंजीन, और उसके सजाती सदस्य एरिन्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम आपको एरिन्स को समझाने के लिए सीधा यहाँ पे बेंजीन का उदाहरण हमने लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन लिखा है। आपने बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार से देखी होगी, ऐसा। तो यही बेंजीन है, ये है ना, इसमें C6 और H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन हमने लिख रखा है। हम फिर वही काम कर रहे हैं, इसको हम एरिन्स मान रहे हैं, एरिन्स माना जा रहा है इसको, बेंजीन को, और बेंजीन से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया है और वहाँ पर हमने एक हैलोजन परमाणु जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन हट गया है और वहाँ पे X जुड़ गया है। ठीक है, तो ये जो बन गया है इसको हम हेलो एरिन्स कहेंगे, या इसको हम हेलो बेंजीन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे और देखते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स किस किस तरीके से बनते हैं। कुछ उनमें हम चेंजेस भी देखते हैं
और कुछ नए नए चीज़ों को समझते हैं। चलिए इसके बाद हम अलग अलग प्रकार के हैलो एल्केन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे बोर्ड में मैंने लिख रखा है, आपको जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आप वहीं पर को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, पहला जो है वो है प्रोपेन। जैसे इसका उदाहरण मैंने आपको इसके पहले बताया है। तो ये जो प्रोपेन है ये सीधी सीधी एक, इसमें कोई साखित नहीं है, एक श्रृंखला है, ठीक है, एक कार्बन लाइन से जुड़े हुए हैं प्रोपेन। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाते हैं, देखिए माइनस हाइड्रोजन, और वहाँ पे हमने क्लोरीन को ऐड किया, तो ये संरचना बन जाती है CH3 CH2 CH2 Cl, जो कि प्रोपिल क्लोराइड कहलाता है। इसका नामकरण हम आगे चल के देखेंगे, अभी आप इसको समझिए, ठीक है। अब दूसरी बार देखेंगे तो फिर से मैंने प्रोपेन ही लिया है। देखिए दूसरी बार मैंने फिर से प्रोपेन लिया है, CH3 CH2 CH3, और वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन ऐड किया है, परंतु ये जो है वो दूसरे नंबर के पोजीशन पे है। देखिए यहाँ पर लास्ट में ऐड हुआ है और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हम ऐड कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर का हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो जाके जुड़ जाता है, ठीक है। ये ब्रोमीन जो है यहाँ पर जाके जुड़ जाता है, तो आप देख सकते हैं ब्रोमीन सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो पहला बना है, ये जो हमने पहले बनाया और अभी बनाया, ये दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आइए, ब्रोमीन जिस, देखिए ध्यान से, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, देखिएगा पेन रख रहा हूँ मैं, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, ये वाला कार्बन, ये इधर और उधर दो कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर और उधर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चूंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे हैलो एल्केन को, ये हैलो एल्केन है, ठीक है, ऐसे हैलो एल्केन को हम द्वितीयक कहते हैं, जिसको कि हम सेकेंड डिग्री से दर्शाते हैं। फिर से सुनेंगे, ऐसे हैलो एल्केन को जहाँ पर जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम द्वितीयक हैलो एल्केन, ठीक है, सेकेंडरी हैलो एल्केन कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फिर इसके पहले वाले में देखते हैं क्या हुआ है। अगर हम इसमें आ जाते हैं तो इसमें क्लोरीन जो है, मतलब ये हैलोजन है, और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से, मतलब आगे ही जुड़ा हुआ है, वो इस लाइन से नहीं देख रहे हैं, हम सीधा उससे जुड़ा हुआ देख रहे हैं। देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगला सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो इसको हम ऐसे समय में, जब कोई हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन अगला एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं, और इसको हम 1 डिग्री से दर्शाते हैं, ठीक है। अभी हम तीसरा बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए तीसरे में मैंने एक नया उदाहरण लिया है जो कि आइसोब्यूटेन है। आइसो कब कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आइसो शब्द इस्तेमाल तब होता है जब कार्बन से जो लगे हुए जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो यहाँ पर रख देते हैं, ये वाला कार्बन है, इससे जुड़े ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये एक तिराहा बनाते हैं। जैसे आप चौक समझते हैं ना, जैसे चौक में 4 रास्ते मिलते हैं, इसी तरीके से मैं तिराहा की बात कर रहा हूँ। तिराहा यहाँ जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 रास्ते बन रहे हैं। ये वाला कार्बन एक उधर रास्ता से दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है, इधर के रास्ते से इस कार्बन से जुड़ रहा है, और इधर के रास्ते से इस कार्बन से। तो तिराहा जहाँ पे बनता है, ऐसे कंडीशन को आइसो कहते हैं। अब ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इस आइसोब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे। देखिए हम ये वाला हाइड्रोजन हटा रहे हैं, देखिए ये वाला हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन जब हम हटाते हैं और यहाँ पर आयोडीन हम जोड़ देते हैं। आयोडीन भी हैलोजन है, मैंने पहले ही बताया आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हैलोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला हाइड्रोजन हटाया और वहाँ पर हमने हैलोजन ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं आयोडीन आके अटैच हो गया है इस वाले कार्बन पे। अब इसको फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं। देखिए आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा हुआ है। देखिए एक ऊपर की ओर, फिर इधर, फिर इधर। तो ऐसे समय में इसको बोलते हैं तृतीयक हैलो एल्केन, ठीक है, और इसको हम दर्शाते हैं 3 डिग्री से,
ठीक है, तो इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलो एल्केन होते हैं। ये एक्चुअली हैलो एल्केन का वर्गीकरण भी है। एक और प्रकार का वर्गीकरण होता है हैलो एल्केन में, जो कि मैंने नीचे बनाया है, तो देखते जाएंगे आप ध्यान से, इसको भी हम समझते हैं। ये जो मैंने नीचे उदाहरण बनाया है, इस उदाहरण को बनाने के लिए मैंने स्रोत के रूप में, मेन जो हाइड्रोकार्बन के रूप में मैंने एथेन लिया है। एथेन का फार्मूला CH3 बॉन्ड CH3 होता है, या इसको हम C2H6 भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी इसमें कंडीशन अप्लाई किए हैं, तो चलिए देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। तो CH3 यानी इसमें 6 हाइड्रोजन हैं, और मैंने दोनों कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन बांट के रख दिए हैं। अब हम क्या होता है, हम इसी में से देखिए, ये जो सारा कुछ बन रहा है वो इसमें से बन रहा है, तो हम एक एक कर करके समझते हैं। तो हम चलते हैं पहले वाले कंडीशन में, पहला यानी ये वाला कंडीशन। ठीक है, इस पहले वाले कंडीशन में चलते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने इस एथेन से 2 हाइड्रोजन निकाला है, ये 2 हाइड्रोजन निकाल दिया है, और वहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ दिया है। ठीक है, 2 क्लोरीन जोड़ दिया है, 2 क्लोरीन जोड़ दिया है, तो कहाँ कहाँ जुड़ा आपको ध्यान से देखना है। तो 2 हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से निकले और 2 क्लोरीन कहाँ कहाँ पे जुड़े, ये आपको जब आप परिणाम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, और दोनों की जगह पे क्लोरीन जाके एक एक बैठ गए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्लोरीन की संख्या 1 ना होके 2 है, तो 2 बार अगर हैलोजन आ जाते हैं तो उसको हम डाई हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, डाई हैलो एल्केन कहते हैं। ये जो हमने ऊपर में बनाया था, इसमें एक एक बार हैलोजन परमाणु लगे थे, इनको मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है, चूंकि यहाँ पे 2 हैलोजन परमाणु जुड़ गया है, इसलिए इसको हम डाई हैलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, एक तो आपने ये देखा कि दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन से पास, नियरेस्ट, पड़ोसी जैसे, मतलब ये क्लोरीन एक पड़ोसी, ये क्लोरीन एक पड़ोसी, क्योंकि दोनों अलग अलग घरों पे हैं, दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब डाई हैलो एल्केन बनते हैं तो उसको 20, यहाँ पे देखिए लिख रखा है, आप हिंदी में भी 20 लिख सकते हैं, 20 डाई हैलो एल्केन कहते हैं। 2 बार हैलोजन है इसलिए डाई हैलो एल्केन कहते हैं, और इस यौगिक का जो नाम है वो एथिलीन डाइक्लोराइड होगा। ठीक, दूसरा कंडीशन फिर से देखते हैं। दूसरे कंडीशन में भी सेम ही किया है मैंने, लेकिन कहीं पर चेंज आएगा जो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, दूसरे कंडीशन में भी मैंने 2 हाइड्रोजन हटाया है, 2 क्लोरीन जोड़ा, यानी सीधा सी बात डाई हैलो एल्केन बनेगा। तो डाई हैलो एल्केन दूसरे कंडीशन में बना है, उसको हम एक बार परिणाम को जाके देखते हैं। तो अगर आप परिणाम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार दोनों क्लोरीन जो हैं वो एक ही कार्बन पे जुड़ गए हैं। देखिए, आप ये वाला और ये वाले दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर आकर जुड़ गए हैं। तो ये डाई हैलो एल्केन तो है, परंतु इसमें दोनों क्लोरीन जब एक ही कार्बन से, या 2 हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़ जाएं, तो उसको हम जेम नाम से जानते हैं। जेम, यहाँ पे मैंने लिख रखा है जेम डाई हैलो एल्केन, और ऐसे यौगिक इसका जो नाम है वो है एथिलीडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, तो अभी हमने 2 हैलोजन परमाणु जोड़े थे, अब हम 3 हैलोजन परमाणु भी जोड़ सकते हैं। 3 हैलोजन परमाणु जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने तीसरा कंडीशन बनाया, ये वाला देखिए आप, तो 3 हाइड्रोजन निकाल दिया, तभी 3 हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे ना। तो 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 क्लोरीन जब हमने जोड़ दिया, तब आपको देखने में नजर आएगा कि यहाँ पर ये तीनों क्लोरीन 3 हाइड्रोजन हटा के ऐड हो गए हैं। देखिए, यहाँ से 3 हाइड्रोजन हट गया है और 3 क्लोरीन जो है ऐड हो गए हैं। तो इसमें 3 हैलोजन परमाणु आ गए, तो इसको हम ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। अब इस यौगिक का जो नाम है डाइक्लोरोइथेन है। तो देखिए, हैलो एल्केन को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, पहला तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जो मैंने आपको समझाया। फिर दूसरा जो हो सकता है मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन। इस तरीके से हम हैलो एल्केन को बांट सकते हैं। इसके बाद हम हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का नामकरण देखते हैं। ठीक है, पिछली आपने कक्षाओं में नामकरण के बारे में पढ़ रखा होगा, उसी आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सूत्र रख दिए हैं और उनके नाम हम देखना शुरू करते हैं। चलिए, ये वाला पहले देख लेते हैं। अब देखेंगे, यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये क्लोरीन कब जुड़ा? जब एक हाइड्रोजन हटा होगा। अगर ये क्लोरीन नहीं होता, यहाँ पर हाइड्रोजन होता, तो इसका नाम जो है प्रोपेन होता। ठीक है, परंतु एक हाइड्रोजन हटने के कारण इसका नाम प्रोपिल हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोपिल। ठीक है, और क्लोरीन अगर इसमें ऐड हो तो क्लोरीन जो है वो ऋणात्मक आवेशित तरीके से ऐड होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है,
अब इसी में जब आपको IUPAC नाम बनाना होगा तो आप इसी क्रम को पलट देते हैं। देखिए कैसे पलट देते हैं, आपको IUPAC नाम में पता होगा कि हम नंबरिंग भी करते हैं, ठीक है। तो जिस पोजीशन से क्लोरीन ऐड हो, जिस कार्बन से क्लोरीन ऐड होता है वहाँ पर हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर इस तरीके से दे देते हैं। अब हम देखते हैं, हमने गिनती वहाँ से लगाना शुरू किया है जहाँ से क्लोरीन पहले पड़ा था। उस कार्बन को, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि गिनती हम कार्बन को लगाते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच था उसको हमने 1 नंबर दिया है, फिर 2, 3 इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, IUPAC नाम में ये जो क्लोरीन है उसको क्लोरो के नाम से हम पहले बोलेंगे। तो 1 क्लोरो, ध्यान देंगे 1 क्लोरो। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बच जाता है, देखिए 1 में आपने क्लोरो बता दिया, अब जो बच जाता है वो 3 कार्बन वाला है। तो IUPAC नाम में 3 कार्बन वाले और सिंगल बॉन्ड, इसके यहाँ पे बॉन्ड बहुत ध्यान देने लायक बात है कि बॉन्ड्स अगर सिंगल हो तो यौगिक को संतृप्त माना जाता है। तो 3 कार्बन वाले संतृप्त यौगिक को IUPAC नाम में हम प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नाम है वो प्रोपेन हो गया। इस प्रकार से हम दूसरा जो है देखते हैं, दूसरा उदाहरण हम ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें जो हम नाम बनाने वाले हैं सेकेंड वाला, देखेंगे इसमें हुआ ये है कि एक कार्बन, देखेंगे आप यहाँ पे एक कार्बन 3 अलग अलग तरीके से ये बॉन्ड में जा रहा है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे 3 रास्ते जाते हैं। जब 3 रास्ते इस तरीके से निकलते हैं तो उसको हम आइसो की भाषा, आइसो बोलते हैं, सामान्य भाषा में आइसो बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइसो वाली स्थिति है 1 2 3, 3 रास्ते हैं और इसमें कार्बन कितने हैं, तो 3 ही कार्बन है, ठीक है। यानी इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की स्थिति है वो पहले वाले जैसे ही है, ठीक है। 3 2 5 2 7 और इसमें भी 3 3 6 और 1 7, मतलब हाइड्रोकार्बन का पोजीशन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें तिराहा है, इसमें तिराहा नहीं है। तिराहा के कारण हम सामान्य नाम में आइसो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तिराहा होने के कारण है आइसो। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आइसोप्रोपिल, ठीक है। अब क्लोरीन जो है वो फिर क्लोराइड के रूप में आएगा। जब आप सामान्य नाम करेंगे तो क्लोराइड लिख देंगे। लेकिन हम जब IUPAC नाम बनाने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, IUPAC नाम बनाने जाते हैं तो जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण बताया था कि जहाँ से क्लोरीन ऐड होता है, जिस कार्बन से क्लोरीन लगा होता है उसको हम 1 नंबर देते हैं। तो इसको यहाँ पर 1 नंबर देना हम देंगे उस नियम के अनुसार से। परंतु अगर इसको आप यहाँ पे 1 नंबर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, ध्यान से सुनेंगे। आप किसी भी जगह पे किसी भी कार्बन को, बीचों बीच के कार्बन को 1 नंबर नहीं दे सकते। ये बीच में आ रहा है कार्बन, देखिए इसके अगल बगल में और कार्बन है, बीच में, बीच वाले को कभी भी 1 नंबर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो बीच वाले को नंबर 1 नहीं दिया जाता तो क्या होता है, किसी किनारे से लेके जाना होता है हमको, ठीक है। तो हम किसी किनारे से लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब देखेंगे कि जो क्लोरीन है वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो अब हम इसको IUPAC नाम में कैसे बोलेंगे, 2 क्लोरो, ठीक है, प्रोपेन। ये इस तरीके से हम इसका नाम कर लेंगे। अब हम तीसरे में आते हैं। देखिए तीसरे में फिर जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है उसको आप 1 नंबर नहीं दे सकते क्योंकि बीचों बीच पड़ रहा है। तो फिर किसी एक किनारे से आपको एंट्री करना होगा। एक किनारे से एंट्री करने के लिए आप इधर से 1 2 3 कर सकते हैं या उधर से 1 2 3 कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे इधर ही से क्योंकि इधर से क्लोरीन पास पड़ेगा। तो ये 1 2 3 एंड 4। अब क्या हो गया, 2 क्लोरो, ठीक है। अब पहले IUPAC नाम बना लेते हैं, 2 क्लोरो, लेकिन इसमें कार्बन अब 4 हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब IUPAC नाम तो बना लिया, सामान्य नाम बनाएंगे तो क्या होगा, फिर से तिराहा दिख रहा है हमको, फिर से हमको 3 रास्ते दिख रहे हैं। 3 रास्ते दिखने से हम क्या लगाते हैं, आइसो। अब इधर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटिल हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमने आपको मतलब जानबूझ के थोड़ा इंटरेस्टिंग बीच में लगाने के लिए ये नाम हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। चलिए इसको बना के देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको बनाएंगे तो हमने तो ये बताया था कि किसी भी कार्बन को बीचों बीच नंबर नहीं दे सकते, किसी एक किनारे से ही आना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों अटैच हैं, दोनों अलग अलग हैलोजन हैं। तो हम किसी एक किनारे से एंट्री करेंगे तो हम उधर से एंट्री करेंगे जिधर से हैलोजन हमको जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं। तो ये 1 2
और ये 3। ठीक है, अब 1 2 3 जब हमको ये मिल गया है तब हम इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमको पोजीशन बताना पड़ेगा कि 1 में क्लोरो है, 2 में ब्रोमो है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम जब बनाने जाएंगे तो IUPAC नाम मैं पहले बना रहा हूँ। तो देखिए 2 ब्रोमो को पहले बोलेंगे क्योंकि B अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल कार्बन कितने बच जाते हैं? 1 2 3 प्रोपेन। तो यहाँ पे हमने इसको प्रोपेन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका नाम हम बनाते हैं। देखिए इसमें आइसो जैसी कोई कंडीशन तो नहीं है, तो क्लोरो ब्रोमो प्रोपेन सीधा सा, ठीक है। या आपको ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरो ब्रोमो प्रोपेन। देखिए क्या होता है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ब्रोमो पहले आने वाला था, ठीक है। तो ये जो है हमने अभी एक कुछ इंट्रोडक्शन दिया। चलिए आगे और देखते हैं नामकरण के बारे में। चलिए इसके बाद हम इन कुछ और भी जो नाम है उनके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन नहीं है बल्कि हेलो एल्किन है। एल्किन कब हो जाते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको कार्बन श्रृंखला में या हाइड्रोकार्बन पार्टी में डबल बॉन्ड नजर आए, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ऐसे और हेलोजन लगा हो तो इसको हेलो एल्किन कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों हेलो एल्किन है। अब यहाँ पर हम इसका नामकरण बनाने वाले हैं। तो ध्यान देंगे ये कंडीशन जहाँ डबल बॉन्ड हो, उसके बाद एक जो है CH2 ग्रुप हो, उसके बाद Cl हो, ठीक हो। तो इसको ऐसे कंडीशन में अगर हो, आपको बिल्कुल ये रट के रखना है, तो इसको हम एलिल क्लोराइड कहते हैं, एलिल क्लोराइड, ठीक है। परंतु यहाँ पर जब हम IUPAC नाम बनाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए IUPAC नाम बनाते समय इसके पहले मैंने क्या बताया था कि जहाँ से क्लोरीन अटैच हो, जहाँ से क्लोरीन अटैच हो जिस कार्बन से, उसको हम 1 नंबर देते हैं, ऐसा हमने बताया था, ठीक है। परंतु एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर क्लोरीन भी है और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, क्लोरीन है और डबल बॉन्ड दोनों हैं, तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग शुरू करनी पड़ती है, ये नियम होता है। तो हम यहाँ पे 1 नहीं देंगे, हम जो है 1 यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है या पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 इस तरीके से नंबर देंगे। देखिए कार्बन को ही नंबर देना है ना। अब यहाँ पर हम इसको कैसे IUPAC नाम में कैसे बताएंगे? तो IUPAC नाम में हमने आपको बोला था कि हैलोजन जो होते हैं उनको पहले बताते हैं। तो 3 क्लोरो, ठीक है। अब कितने कार्बन है आपके पास में? अब आपके पास में 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो हम पहले प्रोपेन लिखते थे। प्रोपेन तब लिखते थे जब बॉन्ड सारे सिंगल होते थे, संतृप्त होता था। परंतु यहाँ पे बॉन्ड सिंगल नहीं, एक जगह डबल है, देख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये प्रोपेन ना होके जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन जुड़ जाता है, इन। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इस प्रकार से चलिए दूसरा नाम बनाते हैं। देखिए दूसरा जो हमने बना रखा है उसमें डबल बॉन्ड के पास सीधा एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ क्लोरीन है, ठीक है, हेलोजन है। तो यहां पर इसका सीधा सीधा नाम आपको सामान्य नाम रटना होगा। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, विनाइल क्लोराइड का IUPAC नाम हम कैसे बनाएंगे? तो विनाइल क्लोराइड का IUPAC नाम हम बनाएंगे कैसे? हम 1 कहाँ से देंगे? हम 1 वहाँ से देंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो यहाँ पर से 1, ये सॉरी, यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, डबल बॉन्ड इधर से भी पास पड़ रहा है, ये भी 1 अगर हो जाता है तो डबल बॉन्ड इधर पड़ रहा है, उधर क्लोरीन पड़ रहा है, तो हम इसको ही 1 दे देते हैं, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 में क्लोरो, 1 में डबल बॉन्ड, दोनों 1 के करीब ही हैं, तो ठीक है। इस तरीके से 1 हमने बीच में दिया है। तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? 1 क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ पर कितने कार्बन बच गए? 2 कार्बन। तो ध्यान देंगे अगर संतृप्त होता पूरे बॉन्ड, मतलब अगर सभी बॉन्ड सिंगल होते तो 2 कार्बन वाले को IUPAC में एथेन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर और 2 कार्बन है तो हम बोलेंगे एथीन। तो यहाँ पे 1 क्लोरो एथीन नाम दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होकर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं, तो इनको हेलो एल्काइन कहते हैं। ये जो अब दिख रहा है इसमें हेलोजन भी है, एल्काइन भी है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम इसका साधारण नाम क्लोरो एसिटिलीन बोलते हैं, क्लोरो एसिटिलीन कहा जाता है, ठीक है। और
आईयूपीएसी नाम आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर 1 नंबर दे देंगे, यहाँ पर 2 नंबर दे देंगे, ठीक है, जैसा हमने पहले वाला बनाया था। तो 1 क्लोरो, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आईयूपीएसी नाम में आइन शब्द इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे 1 क्लोरो एथाइन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन होने से अगर डबल बॉन्ड है तो एथिन, और 3 कार्बन है तो एथाइन नाम देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक नाम और है इधर लास्ट में, मैंने जानबूझ के ज़्यादा हैलोजन लगा के बताया ताकि आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन एक ना हो कि 3 है, तो 3 रहे चाहे जितने भी रहें, जिस कार्बन से अटैच हैं उसको हम पहला नंबर दे देंगे, ठीक है, और इसको दूसरा नंबर दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन को 3 बार अलग अलग बोलते जाएंगे, कैसे 1 1 1, 3 बार 1 1 1, कितनी बार, ट्राई, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है। तो यहां पर 1 1 1 ट्राई क्लोरो एथेन, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो ट्राइक्लोरो इथेन होगा, सीधा सा बात, ट्राइक्लोरो एथेन। तो इस तरीके से हम इसका नाम बनाते हैं। देखिए जो हेलो एरिन्स है उसके नाम आपको बाद में उसका जब उसका निर्माण करेंगे उस समय आपको एक बार और अच्छे से उसको बताएंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक में देखते हैं हेलो एल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। तो कई लोगों के लिए ये शब्द नया होगा, ये है क्या, इस प्रकार से भी सोच बन जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बहुत बारीकी से समझाते चलते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला शब्द है हेलो एल्केन, तो आप जानते हैं, और नाभिक स्नेही के बारे में हम आपको पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए नाभिक स्नेही, और मैंने इसको लाल कलर में, देखिए नाभिक स्नेही को NU से दर्शाते हैं, माइनस भी लिखते हैं नहीं भी लिखते हैं, हम यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया है। देखिए नाभिक स्नेही NU माइनस, ठीक है। नाभिक स्नेही के उदाहरण भी लिखे हैं यहाँ पर, CN माइनस, OH माइनस, RCOO माइनस। अब यहाँ पे बात आती है नाभिक स्नेही क्या चीज़ होते हैं। तो देखिए नाभिक स्नेही जो है ऋणात्मक, जिन पे ऋण आवेश हो, ऐसे परमाणु या समूह होते हैं, परमाणुओं के समूह होते हैं, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में, जैसे लोन पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अमोनिया है, जल है, जिनके पास लोन पेयर्स ज़्यादा होते हैं या जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, उनको हम नाभिक स्नेही कहते हैं। नाभिक स्नेही प्राप्त कैसे होते हैं, नाभिक स्नेही हमको कैसे मिलते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की, किसी भी रासायनिक यौगिक की क्रिया आप मान लीजिए पोटेशियम साइनाइड से करा रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से, पोटेशियम साइनाइड से करा रहे हैं, तो पोटेशियम साइनाइड उससे क्रिया करने से पहले, उस यौगिक से क्रिया करने से पहले वो आयनित हो जाता है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड K+ में और Cn- में आयनित हो जाएगा, और Cn- जो बना है वही न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, जो नाभिक स्नेही हो जाएगा। इसी तरीके से एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी यौगिक की क्रिया KOH से कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो पहले वो आयनित होगा, आयनित होगा तो हमको पोटेशियम प्लस और OH- मिलेगा, तो OH- जो है एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो है आयनन के पश्चात, किसी यौगिक के आयनन के पश्चात हमको मिल ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इस तरफ चलते हैं। देखिए आपको हेलो एल्केन पता है, हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, हेलो एल्केन ही एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है ना, सामान्य भाषा में। और उनको सूत्र क्या लिखा जाता है, RX। तो R क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रोपेन है ना, आइसोप्रोपेन, ये सब बताया था। तो R मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए R यानी बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं। R यानी मेथिल हो गया, CH3 है तो मेथाइल लिखते हैं, C2H5 है तो एथिल लिखते हैं, C3H7 है तो प्रोपिल लिखते हैं। अगर वो रिंग है, देखिए एक चीज़ सुनिएगा ध्यान से, इसमें एक बॉन्ड निकला हुआ है, देखिए बेंजीन में एक बॉन्ड निकला हुआ है। अगर बेंजीन में बॉन्ड निकल जाए तो वो फेनिल कहलाता है, अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो इसको हम बेंजीन कहते हैं। और X मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये R का और ये X का दोनों अगर कॉम्बाइन हो जाए तो बन जाता है RX, जिसको हम हेलो एल्केन कहते हैं या एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एल्किल हैलाइड की क्रिया ध्यान से सुनेंगे। एल्किल हैलाइड जो हमारे पास है उसकी क्रिया हम न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे,
ठीक है। एल्किल हैलाइड की क्रिया हम न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे और देखेंगे होता क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम इसकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम पहले RX को लाते हैं। देखिए हमने यहाँ RX लिया है, देखिए, ठीक है, वो RX वहाँ से हमने यहाँ पे रख दिया लाके। अब इसमें से न्यूक्लियोफाइल, मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इतने सारे में से बहुत सारे होते हैं, मैंने 2-3 उदाहरण ही बताए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, RX के साथ न्यूक्लियोफाइल की क्रिया हो रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो हैलोजन परमाणु है उसके स्थान पर आ जाते हैं और हैलोजन परमाणु बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल के जगह पे चला जाता है। इसको जब कोई किसी के स्थान पर आ जाता है ना, तो इसको प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, चलिए देखते हैं। RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल X के जगह आ जाएगा और X जो है बाहर निकल जाएगा। देखिए, तो R के साथ पहले X था, अब वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और X जो है वो माइनस के रूप में बाहर निकल गया। प्रतिस्थापन मतलब हैलोजन के जगह पे न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक के स्थान पर दूसरे का बैठ जाना। अब इसको हम उदाहरण से लेते हैं। आपको उदाहरण थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन है नहीं, वही चीज़ है। देखिएगा ध्यान से कैसे हमने RX के जगह कुछ उदाहरण लिया है। देखिए R की जगह मैंने बताया ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, बहुत सारे हो सकते हैं। तो R की जगह मैंने CH3 लिया है। हैलोजन X की जगह मैंने ब्रोमीन लिया है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल देखिए, न्यूक्लियोफाइल अकेले नहीं आते, उनको स्रोत से, किसी स्रोत से लाना पड़ता है। मैंने बताया था ना, जैसे पोटेशियम साइनाइड है, ये लाओगे तब न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। तो हम यहाँ पे KOH ले आए हैं। देखिए, तो जब हम KOH लाते हैं तो OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। आयनित हो रहा है ना भाई, प्लस माइनस में, तो OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 मिनट K नहीं है समझ के चलिए, K नहीं है समझ के चलिए, तो क्या होगा, OH माइनस ब्रोमीन के जगह पे आएगा, ब्रोमीन, और जो ब्रोमीन है वो OH के जगह पे चला जाएगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर CH3 के साथ जहाँ पहले Br अटैच है वहाँ पर अब OH अटैच हो गया, और जो पोटेशियम है उसने ब्रोमीन को पकड़ लिया। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड जो है वो अल्कोहल में बदल गया। अल्कोहल कब होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन पार्ट से OH समूह, हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ जाए, तब वो अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल्केनों में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन की क्रिया विधि है। हम इसको आगे बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए, इसके बाद हम हैलो एल्केन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया हुआ है ताकि लिखने में टाइम ज़्यादा मत लगे, और आपको यहाँ पर समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण में पहला हम लेने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। देखिए यहाँ पर जैसे मैं पेन रखते जा रहा हूँ, आप देखेंगे KOH की क्रिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड मैंने लिख रखा है यहाँ पे RX एल्किल हैलाइड, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी को हैलो एल्केन भी कहा जाता है। तो एल्किल हैलाइड मैंने लिख रखा है, और KOH, ध्यान देंगे जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप क्रिया करते हैं तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH माइनस जो बन रहा है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। इसके पहले भी मैंने बताया था। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, X के जगह पे आ जाएगा, और X जो है वो हाइड्रोक्साइड के जगह पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो OH माइनस है वो R के साथ बाद में अटैच हो गया है, और K जो है वो पोटेशियम जो है वो X के साथ उस तरफ निकल गया है। तो यहाँ पर पहले ये एल्किल हैलाइड था जो कि बाद में अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो आप सीधी सी बात यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय होना चाहिए, जल में घुला हुआ, जल में घुले हुए KOH के साथ जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया करेंगे तो अल्कोहल बनता है। देखिए OH ROH अल्कोहल बनता है, ये लाइन आपको याद रहना चाहिए। अब इसका मैंने यहाँ पे उदाहरण भी लिख रखा है। तो जैसे RX की जगह में, R की जगह में हमने C2H5 लिख दिया है, और X की जगह में ब्रोमीन लिख दिया है। अब इसको हम एक सामान्य नाम में एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, अब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब मैं KOH से करा रहा हूँ, सेम पैटर्न का रिएक्शन है। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KOH से कराएंगे तो OH जो है Br के जगह पे आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं रिएक्शन को। तो ये जो बना है वो एथाइल अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है,
यहाँ पर मैंने बताया था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जलीय होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, जलीय होना चाहिए। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कोई अल्कोहल में घोल देता है, ठीक है, अल्कोहल में घोल देता है, चलिए वाले रिएक्शन देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जलीय ना लेके अगर कोई अल्कोहलिक ले ले, देखिएगा सेम रिएक्शन है, लेकिन अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने अल्कोहलिक ले लिया है और हमने एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दिया है, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट कुछ और ही आ गया। जहाँ यहाँ अल्कोहल बन रहा है वहाँ पर यहाँ पे इथिलीन गैस बनती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और इलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम बाद में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर कोई KOH को अल्कोहलिक ले ले तो फिर वो विलोपन अभिक्रिया में चला जाता है, जबकि KOH को जलीय लेने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो कहलाता है विलियमसन संश्लेषण। देख सकते हैं आप, विलियमसन संश्लेषण। तो होता क्या है, ये भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें हम क्रिया किससे कराते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज़ लिख रखा है RONA, इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर R की जगह CH3 रख दें तो इसको बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। अगर R की जगह C2H5 रख दें तो इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। तो ये जो है सोडियम एल्कोक्साइड जो है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए मैंने RONA को यहाँ से यहाँ पे ला लिया, क्योंकि मेरे को रिएक्शन कराना है, तो RONA को मैंने ले आया। तो मैं देखो, मैं RO को मैं लाल से दर्शा रहा हूँ, लाल इसलिए क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, RO यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और आप देखेंगे कि इसके साथ मैं एल्किल हैलाइड की क्रिया कराने वाला हूँ। तो एल्किल हैलाइड को मैंने उल्टा रखा है, देखिए RX नहीं रखा है, XR रखा है। इसका कारण ये है, ध्यान दीजिए कि कभी भी आप दो R वाली चीज़ों में रिएक्शन कराते हैं ना, तो दोनों के जो मुंह हैं वो विपरीत डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए विपरीत है ना, एक R का मुंह उधर है, एक R का मुंह इधर है। तो दो R वाली चीज़ों को क्रिया कराते समय ध्यान देना है कि उनके जो है उनके डायरेक्शन विपरीत हों, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये एल्किल हैलाइड ही है, आप कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि एल्किल हैलाइड को हमने यहाँ पे लिखा है, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। सारा कुछ रिएक्शन सेम ही है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होना है कि X को हट के वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को जाना है, तो X हट के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एंट्री होना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, X हट गया है और RO वहाँ पर जाके एंट्री हो गया है। तो एक नया टाइप का यौगिक बन गया है जिसको हम ROR कहते हैं। ROR जो है वो ईथर का फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, ईथर, ठीक है। इसको R2O भी लिखा जाता है, ये ईथर होता है, और ईथर और फिर NaX बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उदाहरण के रूप में लेने की कोशिश किया गया है। तो उदाहरण के रूप में देखिए RONA, जैसे मैंने आपको बताया था, R की जगह हमने CH3 ले लिया है। तो इसका नाम मैंने बोला था ना कि अगर R की जगह CH3 ले लें तो इसका नाम सोडियम मेथॉक्साइड हो गया, मेथिल से मेथॉक्साइड। और यहाँ पे जो है RX के जगह पे हमने R के जगह पे मेथिल डाल दिया है, X के जगह पे ब्रोमीन डाल दिया, तो ये मेथिल ब्रोमाइड है। देखिए मैं लिखा उल्टा हूँ, लेकिन नाम तो सही होगा ना, नाम तो सीधा ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका उल्टा है लेकिन नाम सही है, इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पे रिएक्शन हम करते हैं तो आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में जो ऊपर वाले रिएक्शन के अनुसार ये जो CH3O वाला पार्ट है, ये वाला, ये जाके CH3 से ऐड हो जाएगा। तो CH3O CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया, दोनों साइड एल्किल आ गए। तो ये जो है हमने पहले बताया था कि ऐसे कंपाउंड को ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर ईथर में क्या है, दो बार मेथिल है, तो हम इसको डाईमेथिल ईथर कहेंगे, ठीक है, और NaBr का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए आगे और रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद अगला रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइडों की पोटेशियम साइनाइड KCN और सिल्वर साइनाइड से क्रिया, ये देख लेते हैं। देखिए ये दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि आप नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन की क्रियाविधि तो जान ही चुके हैं, तो मान लेते हैं कि ये एल्किल हैलाइड है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है एल्किल हैलाइड है। अब ये एल्किल हैलाइड जो है पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है, ठीक है। अब पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है तो क्या होता है, उसको साइनाइड न्यूक्लियोफाइल मिलता है, देख रहे हैं, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल मिलता है तो वो X के जगह पे आ जाएगा और RCN बन जाता है, जिसको हम एल्किल साइनाइड कहते हैं। ध्यान देंगे इसको, इसका नाम एल्किल साइनाइड है। देखो साइनाइड यौगिकों को, एल्किल साइनाइड को एल्किल नाइट्राइल भी कहा जाता है, एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल भी कहा जाता है।
ये बन जाता है। परंतु आप पोटेशियम साइनाइड की जगह सिल्वर साइनाइड ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, आप पोटेशियम साइनाइड की जगह पे सिल्वर साइनाइड ले लेते हैं तो आपको लगता है सारा रिएक्शन सेम चलेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की क्रिया जब हम सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तब वहाँ पर साइनाइड ना बन के, ध्यान देंगे यहाँ पे, साइनाइड ना बन के NC बन जाता है। देखिए ये इसका आइसोमेरिज्म वाला कंडीशन है कि नाइट्रोजन आगे चला गया है तो NC बन जाता है। NC अगर ग्रुप, वो भी एक ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है जिसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी कहा जाता है, कार्बिल एमीन भी कहा जाता है। तो आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन का निर्माण होता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो अगला रिएक्शन है वो है जिसको हाफमान क्रिया कहते हैं। ठीक है, हाफमान से एमीन बनाने की विधि भी होती है। हाफमान विधि द्वारा एमीन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम अमोनिया से क्रिया करवाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया से क्रिया देख रहे हैं, किसका, एल्किल हैलाइड का। ये सारे एल्किल हैलाइड हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड की जब हम अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये NH3 ही है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये NH3 ही है, परंतु इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो NH2 बनाता है, जो मैंने लाल रंग से मार्क किया हुआ है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा आप समझ गए होंगे, NH2 जो है X के स्थान पर आएगा। ठीक है, और H जो है वो X जो है वो NH2 के स्थान पर जाएगा। तो अगर R के साथ में सीधा NH2 बन जाता है। देखिए एल्किल के साथ में अगर NH2 समूह जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसको एमीन कहा जाता है। ध्यान से याद रखेंगे, एमीन कहा जाता है। तो इसमें एक एल्किल समूह जुड़ गया है एमीन समूह से, तो हम उसको प्राथमिक एमीन कहते हैं और इसका नाम हो जाएगा ये एल्किल, ये एमीन, एल्किल एमीन। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, आगे और बढ़ जाता है। तो देखिए आगे जब चला जाता है तो फिर से रिएक्शन इसी के थ्रू होने लगता है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए दूसरी बार फिर से आप एल्किल हैलाइड लाते हैं और ये जो यौगिक यहाँ पे बन गया था, ये वाला एल्किल एमीन बन गया था, उसने अपने पोजीशन को बदल के, ये देखिए ये जो एल्किल एमीन है, जो फर्स्ट डिग्री मैंने लिखा है, यही यहाँ पर आ रहा है। ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, वो पलट गया है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि यहाँ पर R जब 2 R वाली चीज़ रिएक्शन करते हैं तो दोनों का जो है फेस अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, जिससे RHNR, जिसको हम R2NH भी लिख सकते हैं, उसका निर्माण होता है, जिसको हम डाई एल्किल एमीन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डाई एल्किल एमीन पुनः RH से क्रिया करता है। तो देखेंगे RH से जब डाई एल्किल एमीन क्रिया करता है तो वहां पर ये अपनी स्थिति फिर बदल लेता है और इसमें हाइड्रोजन के छोड़ बाकी पार्ट न्यूक्लियोफाइल की जैसे व्यवहार करते हैं। तो ये आप बना के देखिएगा कि इसमें क्या बनता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में अगला रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, यहां पर आइए, यहां पर समझिए। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH, यहां पे जैसे मैंने लिख रखा है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है। ठीक है, बहुत सारे खाने की चीज़ों में, खट्टे चीज़ों में ये पाया भी जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला है। अब इसमें से यदि हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं, ध्यान देंगे, अगर इसमें से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसके जगह सोडियम लगा देते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। देखेंगे फार्मूला RCOONA। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल से सेकेंड टाइम फिर लिखा है, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकाल के कोई सिल्वर जोड़ दे हाइड्रोजन के जगह पे तो वो RCOOAG, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन जाता है। तो यहां पर जो हम क्रिया देखने वाले हैं वो क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से एल्किल हैलाइड की क्रिया हम देखने वाले हैं। यहां पर जो हमने एल्किल हैलाइड लिखा है, ये एल्किल हैलाइड उल्टा लिखा हुआ है। मैंने पहले बता दिया आपको कि उल्टा क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होता है उसमें जो ये RCOO वाला जो पार्ट है, ये RCOO वाला जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जाके इस X को हटा देगा। तो यहां पर देखिए ये जाके X के जगह पे जुड़ जाता है और जो यौगिक बनता है वो है RCOOR।
देखिए RCOOR जो होता है एक यौगिक का फार्मूला होता है जिसको हम एस्टर कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एस्टर। चलिए एस्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए एस्टर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। इसको हम R2CO2 भी लिखते हैं, ठीक है, एस्टर जो है। तो एस्टर में R की जगह आप मेथिल समूह रखते हैं। तो मेथिल समूह जब आप रखते जाते हैं, मेथिल एथिल समूह रखते जाते हैं, तो वहाँ पे उसके नाम भी बदलते जाते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों R की जगह मैंने CH3 रख दिया, ये R की जगह मैंने CH3 रख दिया, R की जगह CH3 रख दिया, तो ये हो गया CH3COOCH3। तो इस यौगिक का जो नाम पड़ जाएगा वो हो जाएगा मेथिल एसीटेट। देखेंगे एस्टर के नाम को थोड़ा सा आपको याद करना होगा, तो मेथिल एसीटेट। इसी तरीके से हम CH3 के स्थान पर अगर C2H5 जोड़ दें तो ये एथिल एसीटेट कहलाएगा, यानी एक एस्टर का जो है नामकरण है ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक जो एस्टर वाला बनने का जो फॉर्मेशन का रिएक्शन है उसको यहाँ पर हमने फार्मूला के रूप में लिख दिया है, ये फार्मूला के रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे उसका उदाहरण है। देखिए आप पेन रख रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। R के जगह मैंने CH3 रखा, COOAG, X के जगह मैंने Br रख दिया और R के जगह मैंने CH3 रख दिया। तो इससे जो बना है एस्टर वो मेथाइल एसीटेट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से क्रिया। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि इसमें लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है, सॉरी मैंने हाइड्रेट बोला शुरू में, अभी हाइड्राइड है। तो लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है ये अपचायक है। अपचायक, ध्यान से सुनेंगे, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो अगले को हाइड्रोजन दे दे। यहाँ पर इसके यही परिभाषा है कि अगले को ये हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता रखता है। कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एक प्रकार का अपचायक है क्योंकि यह हाइड्रोजन को प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो ये जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एल्किल हैलाइड का 4 परमाणु लिया हुआ है, ध्यान देंगे आप, एल्किल हैलाइड का 4 परमाणु लिए हुए हैं और इसमें हम इसकी क्रिया करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आप यहाँ पे देख लीजिए एल्किल हैलाइड के 4 अणु हैं, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया कर रहे हैं। तो अगर ये क्रिया में होता क्या है देखें, तो इस क्रिया में होता ये है कि ये RX के जो X वाले परमाणु हैं जो 4 बार हैं वो सारे के सारे उनमें हाइड्रोजन आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये RX 4 बार है तो चारों बार इसके X हट जाते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है जो कि कहाँ से आता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब 4 हाइड्रोजन उसको मिलते हैं तो ये जो है इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं ना 4 बार RX है तो इसमें के X जो है चारों X बाहर निकल जाते हैं और वो H जो है वहाँ पर H आ जाता है, ठीक है। तो जब RX 4 बार थे वो RH हो गया, तो RH बोलने से मतलब है वो एल्केन हो गया, ठीक है, वो एल्केन हो गया। तो याद रखेंगे हमेशा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक है और जब एल्किल हैलाइड से उनकी क्रिया होती है तो वो क्या करते हैं? वो एल्केन का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, एल्किल हैलाइड की क्रिया जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होती है तो एल्केन बनता है। एल्केन कैसे बनता है? X जो है वो उसके स्थान पर हाइड्रोजन आ जाता है और इस तरीके से जो एल्किल हैलाइड है वो एल्केन के रूप में बदल जाता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।